ना, अगर कुछ फैक्ट्री में 19-20 भी हो जाए, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि बॉस से पूछूं? कब कहते आए हो? उसी रात को 11 बजे माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्या वो बच्चा कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? डेली भारत में मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, 100 में से 10 पत्नी अपने पति को डिवोर्स देती है डेली। ये तो थोड़ा सा जो सिटी बची हुई है ना मेट्रो से या गांव के, तो संस्कार जिंदा है। 100 में से कितनी डेली? और किस चीज को लेकर? पैसे को लेकर नहीं, समय को लेकर। वो एक ही बात बोलती है, आपके पास समय नहीं है मेरे लिए, पैसा है। और याद रखना, किसी भी क्षेत्र में अगर इसको बढ़ाओगे ये कम होगा। मान लो आपकी एक दुकान है, पैसा कम है, 2 खोल लो, पैसा बढ़ा। ये 3 खोल लो, पैसा बढ़ा। जॉब में भी यही है, आप कांस्टेबल हो, पैसा कम, समय ज्यादा। आप थाना इंचार्ज बन जाओ, पैसा बढ़ेगा, समय कम हो जाएगा। एसपी बन जाओ, पैसा बढ़ेगा, समय कम हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम आरसीएम, ये अभियान एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसा बढ़ेगा उतना ही समय बढ़ेगा। जब हम आरसीएम में आए थे, महीने की 48 मीटिंग करते थे। कितनी? 48 रुपए कितने आते थे? 25-30 हजार। मीटिंग कितनी? 48। अभी भारत सरकार को 1,05,000 रुपए महीने का टैक्स देते हैं, और अब पता कितनी मीटिंग करते हैं? साल की 48। शायद 2-3 साल बाद नंबर आया होगा लुधियाना का। 2 साल बाद वो इसीलिए आया, 48 घूम के टाइम लगा। भारत में शहर तो बहुत है। तो सोचने का विषय है कि इस अभियान में वो ताकत है। यहां कुछ लोग रिटायर्ड होंगे जॉब से, या कुछ हो गए? जो हो गए वो हाथ खड़ा करो। काफी लोग। ईमानदारी से बताना, जिस समय जॉब में थे तब ज्यादा वैल्यू थी, रिटायर्ड होने के बाद ज्यादा है? हाँ, जॉब में थे ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम है। हाँ, बैठ देखो, जॉब में जब आदमी होता है, पता वैल्यू क्यों है? परिवार को वो चला रहा है। फर्स्ट आपका पहला बाथरूम आपको दिया जाता है, राजधानी की तरह पहली प्रायोरिटी पे निकालो इसको। रिटायर्ड होने के बाद देखना, आखिरी चाय आपकी, आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, और आपका कितना ही प्रेशर बन रहा हो, पत्नी बोलती है आफत आ रही है, आपको कहीं जाना है, दाब के बैठ जाओ थोड़ी देर पे, अभी बच्चों को फ्री होने दो, वो काम पे चले जाएंगे, फिर जाना। ये नियम है। क्यों? दुनिया के हर क्षेत्र में आप पुराने हो गए। जब नए थे तो इमेज ज्यादा थी, और ये नियम है। आप देखो, अभी फिल्मी दुनिया को देख लो, अभी हेमा मालिनी का टाइम है या कैटरीना का? हेमा मालिनी को क्या हो गया? पुराने हो गए। जब वो नए थे तो वैल्यू ज्यादा थी, पुराने होकर कम हो गई। आरसीएम में जितने पुराने होते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ एक ये सिस्टम ऐसा है कि हॉल में इस सिस्टम के अच्छी अचीवमेंट वाले, जिन्होंने कोरोना में सबसे बड़ा अचीवमेंट लिया, जहां लगभग टर्नओवर होता है 25 से 30 करोड़ मंथली, तो वो 22 दिसंबर को इसी हॉल में आने वाले हैं विजय विरोधिया साहब, जिनको आरसीएम में जोशीली मशीन भी बोला जाता है। कई बार तो वो इतना जोश में आ जाते हैं, अगले वालों को तो लगता कहीं कूद ही ना जाए। देखा, बहुत जोशीले लीडर है। हाँ, कराटे मास्टर भी है, तो मीटिंग थोड़ा दूर से ही सुनना। बंसल साहब ने कहा कराटे मास्टर, इसलिए हमने कहा थोड़ा दूर ही रहना। चलो, लोग हर तरह से इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, हो चाहे वो आपके विचारों को लेकर हो, चाहे वो आपके संस्कारों को लेकर।
चाहते हैं तो आखिरी रिक्वेस्ट है कि गुरुकुल में आए। नहीं आ पाते यूट्यूब पर सुने, लेकिन अगर आपको हर तरह से इस अभियान में नया काम करना है, बड़ा बनना है, एक बार आए और लास्ट में जिस चीज के लिए यह अभियान बना है इस पर बात कर कर मीटिंग को खत्म करेंगे। सब आराम से जाए, महिलाओं को पहले जाने का जगह दे, धक्का मुक्की ना हो। डिसिप्लिन के लिए यह अभियान हमारा जाना जाता है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसके लिए ये अभियान करना चाहिए, आप, ये आपकी फैमिली, बच्चा, बूढ़े माँ बाप, जिनके लिए ये आदमी दिन रात काम कर रहा है। आज थोड़ा इसको समझे, ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इसको हमने पता है क्या समझ लिया, ये एक सिस्टम है। क्या दादाजी की शादी हुई, पिताजी आए, पिताजी की शादी हुई, इस जिम्मेदारी को। आपके घर में बच्चा है 5 साल, 8 साल, 12, 15, 16 है, कितने साल का है? एक 13 का, 1 साल का। आपके बैठो बैठो 2 साल का है। आपको कोई आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, दो है, एक दे दो, एक भी नहीं देगा। अच्छा, आप में से कोई देगा? कोई नहीं देगा? पक्का? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? अपना प्रोडक्ट है, मुझे तो नहीं है ना, तो आपका ही, आप कंफ्यूज मत। देंगे क्यों नहीं, प्रश्न है ये। हाँ, बुढ़ापे का सर बंसल साहब ने क्या कहा, फ्यूचर है हमारा, बिल्कुल सही है। 3 कारण है, बड़े ध्यान से समझना। पहला, आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, और आप देखना बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा आपका इमोशनल अटैचमेंट उतना बढ़ता जाएगा। जैसे बच्चा 6 महीने का है, कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आप 2-3 साल में उस घटना को भूल जाते हो। जैसा आप सुनते हो 6 साल का बच्चा था, तालाब में नहाने गया, डूब गया, उस घटना को, वो अप्रिय घटना है, उसको शायद आप 10-15 साल में भूल जाते हो। लेकिन जब पता लगता है 26 साल का एक ही बेटा था और ट्रक की वजह से गलती से बाइक पे जा रहा था, इस दुनिया में नहीं रहा, उस घटना को आप जब तक नहीं भूलते जब तक आप इस दुनिया में। तो जितना ज्यादा टाइम आपके साथ बिताता है आपका इमोशनल अटैचमेंट, ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है, जिस आदमी को आप जानते नहीं उसको अपना बच्चा कैसे दे दोगे। तीसरा, वो सामने वाला आपके बच्चे की ऐसी परवरिश करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। अब हम आखिरी प्रश्न पूछते हैं आपसे। लड़की से आपने शादी की, वो भी तो किसी ने पाला था, माता पिता का भी तो इमोशनल अटैचमेंट था इसके साथ। तो इसके पिता भी तो कह सकते थे मैं क्यों दे दूं तुम्हें, मेरे जैसा पालन पोषण करोगे। लेकिन पता किस विश्वास पर दी, कि ये मेरे से अच्छा पालेगा। तो क्या जिम्मेदारी बनती है, ये पहली जिम्मेदारी है, क्या पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना। जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना। पुरुष लोग उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करते। कहा चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है दिलाने की। उसको बंगला चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है दिलाने की। अब आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। क्या करूं, महंगाई बहुत है, क्या करूं, शादी क्यों करी, उस समय मना करना। क्या है पहली जिम्मेदारी, जो चाहिए दिलाओ। रास्ते नहीं है, आरसीएम है आपके पास रास्ता। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 3 पाल सकते थे 3 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये आपके हाथ का कंट्रोल था। पता क्या बोलते, क्या करूं, फीस महंगाई इतनी है, फीस कौन भरेगा। अरे फीस नहीं भरेगा तो घर में इनको क्यों भरा, पर से टपक गए। हमारे यहाँ एक बच्चा है, बड़े भाई साहब के 3 है, अलग अलग है, हमारा एक ही है। तो कई बार सफर में लोग पूछते हैं फैमिली में कौन कौन, एक बच्चा, एक क्यों, एक है, अब एक ही है, एक ही, हाँ एक ही है, एक ही क्यों, एक है तो एक ही है। तो हमने कहा आप पूछना क्या चाह रहे हो, बोले लॉजिक क्या है एक का। हमने कहा हम जॉब में थे,
तो जॉब के हिसाब से एक है। हमें पता था जॉब में इसको पालने बहुत बड़ी बात है। बोले अच्छा इसलिए? हाँ, हमने कहा हमें ये नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो फिर वो पूछता अगर पता होता, तो हमने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर चलती पालता ना। तो ये दूसरी जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी जो माता पिता आपको इस दुनिया में लेकर आए, बहुत ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने लोग अभी माता पिता के शुरू से अभी तक साथ रहते हैं, गांव में, और आप अपनी जीविका चलाने के लिए लुधियाना में। कुछ ने तो अपना राज्य बदल रखा है, हमने भी बदला था 1995 में। लेकिन पता है एक माँ क्यों लाती है इस दुनिया में बच्चे को? आपको पता है हमारे यहाँ परंपरा थी, पहले टाइम पे बंसल साहब कितनी एज में शादी होती थी, ध्यान है आपको? हाँ, किसने कहा? हाँ, 12-13 साल में। ये तो अभी एक सिस्टम बन गया, फैशन। क्या 20 साल, 25, 30, 35। ये पता है 12-13 साल में शादी का लॉजिक क्या था? समझे इसको? बच्चा जवान है, ताकत है शरीर में, शादी जल्दी होगी, बच्चे जल्दी हो जाएंगे, तो जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, और जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी तो बच्चे इसको पाल लेंगे। ये लॉजिक था। आजकल फैशन बन गई, 30, 35, 40, मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं। अब वो 50 में शादी करता है, 52 में बच्चा हुआ, फिर साल उसके। अब जब वो बच्चा 5 साल का हुआ, बाप 57 का हो गया। अब ये दोनों टेंशन में रहते, किसको कौन पालेगा? होता जा रहा है, बच्चा छोटा है, तो मैं अभी 5 का हूं, बाप 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा? तो दिखता जब माता पिता बूढ़े हो जाए तो बच्चा उनको पाले, मतलब साथ रहे, और आप हो साथ में। आरसीएम एक ऐसी ताकत है, आप इसको करने के बाद पूरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ निकाल सकते हैं। तो भी एक ताजी घटना सुनो। जब सुनी ना हमने पटना में, माइंड ने काम नहीं किया आधे घंटे, तो ऐसा लगा ये क्या हो गया। समझे थोड़ा? सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। सिवान डिस्ट्रिक्ट का एक छोटे से गांव में एक लड़का, माता पिता का अकेला लड़का। पिता लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे 150 रुपए में कुछ टाइम पहले, और माँ घर में रहती थी, बेटा घर में रहता था। तो जब शाम को वो पिता आते थे ना, तो वो कहते थे बेटा मैं बहुत थक गया, मेरे पैर दबा सकते हो? वो बच्चा पैर दबाता था। अब वो जब पिता के इस कष्ट को देखता था ना, वो पैर दबाता था, तो उनके और तकलीफ होती थी। वो कहते थे बेटा धीरे दबाओ, कल फिर काम पे जाना है। तो जाने के बाद वो बच्चा जब 5-6 साल का हुआ, जब उसको समझ आई, उसने अपनी माँ से पता क्या कहा? माँ, मैं पिता का ये दुख नहीं देख सकता, उनको देखकर तुम भी रोती हो। मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगा कि जिंदगी भर तुम दोनों को सुख मिले, लेकिन उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और माँ हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के, लेकिन मैं चाहता हूं आपको जिंदगी भर सुख दूं। तो माँ ने पता क्या कहा? बेटा फिक्र मत करो, परिवार का खर्च चल रहा है, अब पिता लाते हैं 150, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ करूंगी, पोछा लगाऊंगी। और उसने लगाना शुरू किया, बच्चे को पढ़ाया। बच्चे का इंटरेस्ट था पढ़ने में, बच्चा पढ़ता चला गया, बच्चा इंजीनियर बना। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा था तो माँ ने एक बात पूछी। बिहार में बबुआ बोलते हैं बच्चे को प्यार से। बोले बबुआ, माँ को छोड़कर तो नहीं जाओगे ना बड़े होकर? नहीं माँ, कैसी बात करती हो, आप जीवन हो मेरा। इंजीनियर बना, पहला पैकेज 1 लाख का, अहमदाबाद की कंपनी में सेलेक्ट हुआ, कंपनी का मैनेजर बना दिया, 1 लाख से स्टार्टिंग। तो जब सिवान स्टेशन तक आए माता पिता, माँ ने पता उसको क्या कहा? बेटा क्या वादा किया था, माँ को कभी छोड़कर नहीं जाओगे, जा रहे हो? तो उस बच्चे की आंख में भी आंसू आ गए। उसने कहा माँ आप कहो तो मैं नहीं जाऊं। बेटा चले तो जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं बात किससे करूंगी? पिता तो तुम्हारे खेत में चले जाएंगे, मेरे को दीवारें दिखेंगी,
मैं जब नाम लूंगी तुम दिखाई नहीं दोगे माँ, बेटा तकलीफ होगी। और कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें ये तकलीफ है ना, मैंने मेहनत की तुम्हें पढ़ाने के लिए, छोड़ दो, मैं उसके लिए भी मंजूर है। नहीं जाना जॉब पे, नहीं जाना तो मत जाओ, रहो माँ के पास। लेकिन पिता समझदार थे, उन्होंने कहा देखो ऐसे टाइम पे ऐसी बात नहीं करनी, उसका मनोबल मत तोड़ो, जा रहा है, मैं किसी से बात करके जल्दी इसका ट्रांसफर पटना से फिर सिवान करा लूंगा। लेकिन माँ माँ होती है, जिनकी नहीं है वो समझते हैं, जिन्होंने खो दी वो भी समझते हैं। माँ हर हफ्ते पूछती थी बबुआ आएगा? पिताजी कहते थे आएगा। कब आएगा? जल्दी आएगा। लेकिन वो आया नहीं, 1 साल हो गया, कंपनी नई थी, जिम्मेदारी बड़ी थी, कंपनी का मैनेजर था। माँ अंदर अंदर बीमार रहने लगी। बीमारी कुछ नहीं, बस उसके सोच में एक फिक्स हो गया बबुआ नहीं आएगा। जब उन्होंने बेटे को बात की, उन्होंने कहा आप पटना दिखाओ, दिल्ली दिखाओ, पैसा मैं भेज रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटा कई बार दिखाया, पटना के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इनको बीमारी कुछ नहीं है, बस इनसे कोई दूर रहता है, ये कुछ खो चुकी है, उसको पाना चाहती है। और वो समझते थे। एक दिन की कहानी ऐसी हुई, सुबह से उन्होंने रोना शुरू किया उसकी माँ ने, और दोपहर तक रोई। जब दिन में वो खाना खाने आए ना, घर लंच होता है, उन्होंने देखा इतनी रो रही, कपड़े भीगे हुए आंसुओं में। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले हर महीने बोलते हो बबुआ आएगा, आखिरी बार पूछ लो, आना चाहता है तो आए, और उसको कह भी देना आखिरी बार मिलना चाहता है तो अपनी माँ से मिल ले, शायद ये माँ दोबारा ना मिल पाए। ये बात उनको भी थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बेटे को फोन किया, बोले बेटा माँ रोती तो कई महीनों से है, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हारे कैरियर का सवाल है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा जॉब शायद दोबारा ना मिले। लेकिन बेटा आज तुम्हारी माँ ने एक ऐसी बात कह दी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कह दिया अगर मिलना हो तो मिल ले, नहीं तो फिर मैं नहीं मिल पाऊंगी। बच्चों को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा पापा आप फिक्र मत करो, मैं अभी फ्लाइट की टिकटें कराता हूँ एजेंट से, अहमदाबाद से दिल्ली, और दिल्ली से मैं तत्काल टिकट लेके और सिवान आ रहा हूं। उसने टिकट करा ली। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी, बच्चे भी चलेंगे, अगर इस तरह की बात हो गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है दिल्ली के लिए, तो उसने बॉस को फोन किया, बॉस आउट ऑफ इंडिया थे। सर मैं 3 दिन के लिए घर जा रहा हूं, मेरी माँ बीमार है। उनको गुस्सा आ गया, बॉस थे। बोले फैक्ट्री कौन संभालेगा? बोले सर मैंने अपने जूनियर को जिम्मेदारी मत देना, अगर कुछ फैक्ट्री में 19-20 भी हो जाए। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि बॉस से पूछूं? चुपचाप टिकट करा के एयरपोर्ट पहुंच गए। तुम्हारे पिता है ना उनकी चिंता करने वाले, मेरे आने के बाद जाना, मैं आ रहा हूं 4 दिन बाद, जाना ही है तो, लेकिन आज नहीं जाओगे। बोले सर मेरी टिकट है। तो फिर वापस मत आना, बहुत सारे मैनेजर है इस दुनिया में, मैं ले आऊंगा कहीं से भी। क्या करता बच्चा? बच्चे ने फिर अपने पिता को फोन लगाया, बाबूजी क्या कर रहे? बॉस नहीं थे, मैं आ गया, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उन्होंने कहा 4 दिन बाद जाना, अगर जाना भी है। तुमने ऐसे कैसे किसी के सुप्रत फैक्ट्री कर दी, मैं वहां नहीं हूं। तो उन्होंने कहा बेटा 4 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक काम करो टिकट कैंसिल करा दो, 4 दिन बाद आ जाओ, लेकिन बिना उनकी इजाजत के नहीं आना। माँ को मैं और समझा लूंगा। लेकिन माँ को बताया गया था बबुआ कल आ रहा है शाम को, और माँ इतनी खुश, घर को सजा दिया उसने, और ऐसा लग रहा इसको कोई बीमारी नहीं। लेकिन जब अगली शाम आई, जिस दिन आने वाला था वो बच्चा, माँ ने पूछा कितनी बजे आएगी ट्रेन बबुआ की? पिता की आंख से आंसू झलक गई ये बात सुनती, और वो समझ गई कि मेरे को फिर धोखा दिया गया है। बोले मैं जानती थी आप कह रहे थे आएगा, नहीं आएगा तो नहीं, 4 दिन बाद नहीं देंगे, ये तो आप बहुत कहते आए हो। उसी रात को 11 बजे माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया, नहीं रही कोई इस दुनिया में। मैं आपसे पूछता हूं एक बात,
क्या वो बच्चा कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या वो माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? क्या पाया फिर उसने इस दुनिया में आके? जिस माँ ने उसके लिए लोगों के घर में बर्तन साफ किए, उस माँ को आखिरी कंधा नहीं दे पाया वो। जब तक वो वहां से आता उतने अंतिम संस्कार हो चुका था। और वो आया, जॉब को रिजाइन देकर ही आया 2 दिन बाद। जैसे उसको अगले दिन पता लगा माँ नहीं रही, और पिता ने कहा बबुआ 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो जब आना, क्योंकि जिसके लिए आ रहे थे वो दुनिया छोड़ गई। आ गया, वो जॉब को रिजाइन भी दे आया। पिता ने बहुत मना किया, उसने कहा नहीं। अभी आरसीएम में आया और 3 महीने के अंदर रोल्टी पर पहुंचा वो। 3 महीने हमें मिला वो घटना। जब उसने कहानी सुनाई ना, हम बहुत परेशान हो गए। और हमने कहा उसको कि जब जॉब माँ तो दुनिया में नहीं रही तो जॉब तो करते ना। उसने कहा सर, पिता को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ चली गई, पिता अकेले घर में बैठे सदमे में चले जाते, ना मैं दिखता ना माँ दिखती। वो किसके लिए जीते? कुछ नहीं, मैं घर में रहूंगा, अपने पिता के साथ रहूंगा। माँ को खो चुका हूं, पिता को नहीं खोना चाहता। आपसे आखिरी निवेदन है, इस अभियान को इसलिए जरूर करें, हमेशा अपने माता पिता के साथ रहें, हमेशा। और आखिरी काम है इसके अंदर, लोगों को समझाना। ये आखिरी काम है। क्या? लोगों को समझाना। क्या लगता है आसान है भारी है? भारत के लोगों को समझाना ये भारी